Hello students, welcome to Motion Education. I am Vineet Kumar Shukla and I will be teaching you class 12th physics. Okay? तो आज आपका क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। आपने क्लास 11th अच्छे से किया होगा आई होप, लेकिन क्लास 12th से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। क्लास 12th क्लास 11th से बिल्कुल अलग है। क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा था? क्लास 11th में आपने पढ़ा था मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? मैकेनिक्स में याद करो स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स थे। मोशन इन 1D एंड 2D था, लॉज ऑफ मोशन था, वर्क पर एनर्जी था, सेंटर ऑफ मास था और रोटेशनल मोशन था, ग्रेविटेशन भी साथ में था। तो ये सब चैप्टर्स बेसिकली आए थे मैकेनिक्स के अंडर में, ठीक है। और बाद में याद करो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आया था, साथ में केटीजी और थर्मल एक्सपेंशन भी आया था एंड इलास्टिसिटी भी आया था। तो ये सब सेक्शन जो आपने देखा था दैट वाज बेसिकली व्हाट? दैट वाज थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन। क्लियर है? देखो यार, फिजिक्स के 4 पार्ट होते हैं मेन। वन इज मैकेनिक्स, वन इज थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 2 पोर्शन तो आप 11th में पढ़ाए, ठीक है। इसके अलावा आपने 11th में 2 टाइप के टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ा था, दैट इज बेसिकली लास्ट के 2 चैप्टर्स SHM और वेव मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव मोशन वर नॉट द सेक्शन ऑफ फिजिक्स, वो दे वर ओनली डिस्क्राइबिंग द टाइप ऑफ मोशन कि देखो ऐसा मोशन भी होता है, उसके ये फॉर्मूलेज होते हैं और ऐसे ऐसे लॉज होते हैं जिससे कि जो भी चीज़ें, जो भी पार्टिकल वेव मोशन कर रहा है तो हम क्लियरली उसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं या फिर उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर है? तो 2 सेक्शन आपने पढ़े क्लास 11th में, एक था बेसिकली मैकेनिक्स एंड वन वॉज थर्मोडायनेमिक्स। और अब क्लास 12th में आपके पास में 3 और पोर्शंस हैं। वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पोर्शन आपका पूरा आधा 12th है, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अलावा ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। क्लियर है? तो ये 3 पोर्शन आपको पढ़ने हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट पोर्शन आज आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो यार, इसमें चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं। हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? आपका चैप्टर 1 दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में पहली बात तो ये है क्या, उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स, यहीं से आपका नाम क्लियर है कि ये है बेसिकली, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2 चीज़ें होती हैं, वन इज बेसिकली डायनेमिक्स एंड वन इज बेसिकली स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट एंड डायनेमिक्स मतलब होता है एट मोशन। तो हम लोग मोशन भी स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म के अंडर में, जब चार्ज बेसिकली मूव करेगा। क्लियर है? आप लोगों ने क्लास 10th में याद करो किया था, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया था, तो आपको पता था कि आपको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली, या फिर इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब वहाँ तो चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ नहीं फ्लो करेगा, नहीं, इस चैप्टर में चार्ज नहीं फ्लो करेगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में फ्लो करेगा चार्ज, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। पर ये जो सेक्शन है फिजिक्स का दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज की सिर्फ वही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जहां पर चार्ज मेनली रेस्ट पर रहता है। क्लियर है? मूव कराएंगे बाद में, ठीक है। तो पहले मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको 4 मेजर पोर्शन पढ़ने हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड नंबर 4 कैपेसिटर। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में ये 4 चैप्टर्स आते हैं सामने आपके। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फाइनली कैपेसिटर। तो ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ पोर्शन नॉट अ चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच, बेसिकली एक पोर्शन है फिजिक्स का जहां पर हम लोग चार्ज को स्टडी करेंगे जब वो रेस्ट में है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिकली चैप्टर। तो यार देखो,
अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये तो बात करें कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि पूरी पढ़ाई तो, पूरी स्टडी तो बेसिकली चार्ज की है। अब ये चार्ज होता क्या है, रेस्ट और मोशन और एक्सेलरेशन तो बाद में देखेंगे, क्लियर है? तो ध्यान से सुनिए, चार्ज इज द बेसिक क्वांटिटी ऑफ मैटर, चार्ज इज द बेसिक क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस। मतलब कि नॉर्मली 11th वाले पोर्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? कभी भी हम चार्ज पर फिजिकल फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि चार्जेस क्या होता है, बेसिकली चार्ज पोजेस होता है, चार्ज होता नहीं है, बॉडी चार्ज होती है। चार्ज ऐसे कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज बॉडी पोजेस करती है, क्लियर है? कोई भी मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, जैसे कि ये मास है, क्लियर है? ये बोर्ड मास है, ये आपको दिख रहा है, ये चौक मास है, तो इस चौक में कितना चार्ज है? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल बेसिकली, क्लियर? ये न्यूट्रल है, ठीक है? हाँ, अब इसको चार्ज करना होगा तो अलग बात है। देयर आर मेथड्स विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि हाउ अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड, पर अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि सर देखो, कोई भी बॉडी बिना चार्ज के मास कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है, पर अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, क्लियर है? क्यों? अरे बॉडी पर चार्ज आता है, चार्ज पर बॉडी नहीं आती है, क्लियर है? तो थोड़ा सा समझना बात को। और उसके अलावा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो यार, ये चार्जेस वार्जेस जो होते हैं ना, चार्जेस हो गया, एटम्स हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती हैं। दिस इज़ नॉट द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडीज़ के डिमेंशंस फिक्स होते हैं, और रिजिड बॉडीज़ पे हम लोग आराम से, वो सब क्लास 11th का पोर्शन था कि मान लेते हैं ये कोई रिजिड बॉडी है, इस पर फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है एक्सेलरेशन होगा, पर इस तरह की पढ़ाई बिल्कुल 11th क्लास में छूट चुकी है। अब हम लोगों को बात करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है? तो ये सब हाइपोथेटिकल है आपके लिए बिल्कुल एक नया एरा है स्टडीज़ का, कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देगी, ओके? क्लास 11th में जो चीज़ें थी वो तो आप इमेजिन कर सकते थे कि हाँ कोई साइकिल है, अगर वो चल रही है तो हाँ रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है, क्लियर है? अगर कोई पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो बेसिकली एसएचएम मोशन कर रहा है, क्लियर है? कोई स्प्रिंग है, उस पर मास अगर हैंग कर रहा है तो वो ऑसिलेशंस करता है, ठीक है? कोई मास है, उसको आपने अगर हीट दी तो वो थर्मली एक्सपैंड करता है, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो क्लास 11th में आप लोग छोड़ आए। अब आप लोग क्लास 12th में आ गए हो, और क्लास 12th में अगर आप आ गए हो तो यहाँ पर बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट कहानी है, क्लियर है? चार्ज बहुत ही, या फिर इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है वो बेसिकली 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, समझ रहे हो? 10⁻⁻15, सोचो ना कितना होता है, 1/1, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 15 बार अगर जीरो लिखोगे तब जाके आपके सामने इतना छोटा होता है। इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली आपके सामने आ भी जाए, सपोजिंग ये बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, पहली बात तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता कि एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन रखा नहीं होता है, पर तब भी आपके सामने, लेट्स इमेजिन कि कोई इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी नेकेड आइज से उस इलेक्ट्रॉन को देख भी नहीं सकते। एम आई क्लियर? तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं इसके, और ये इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक नॉर्मल स्लैप मारोगे, थप्पड़ मारोगे, है ना, अभी मूवी में आई थी थप्पड़, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप नॉर्मली अगर थप्पड़ मारोगे तो वो 10⁻30 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। 10⁻30 मीटर्स पर सेकेंड, कैन यू इमेजिन? भाई लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज बेसिकली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल थप्पड़ मार दिया तो वो 10⁻30 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। इसका मतलब ये सब चीज़ें फिजिकली आपको कभी नहीं दिखेंगी, ये सिर्फ आपको मन में
अपने दिमाग में एक आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, चार्ज ऐसा होता है, उस पर इस कंडीशन में इतना फोर्स लगता है, ठीक है। या फिर अगर कोई बॉडी चार्ज को पोजेस कर ले तो वो ये प्रॉपर्टी शो करती है या फिर वो इतना फोर्स लगाती है। तो ऐसा चीज़ है चार्ज बेसिकली, समझ लो बात को, ये है चार्ज। चार्ज इज बेसिकली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, चार्ज इज बेसिकली अ बेसिक क्वांटिटी ऑफ मैटर विच व्हेन पोजेस्ड बाय अ बॉडी शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस और फोर्सेस। ओके, एम आई क्लियर? ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। देखो यार, अब ये तो आपने बोल दिया, कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लिख लो अपने नोट्स में, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, तो मैं वर्ड्स में ही खेलता हूँ। वर्ड्स अब सोचो, अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन करना है इसको, कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मोशन में रहेगा तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, मैं तुमको 3 पॉइंट्स लिखाता हूँ, ठीक है। जब चार्ज एट रेस्ट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एट रेस्ट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। चार्ज एट मोशन में क्या होगा? चार्ज एट मोशन, मोशन एजुकेशन नहीं, मोशन मतलब मूव करना, ओके। तो चार्ज एट जब मोशन आएगा तो ये आएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगा, ओके। अच्छा, मैक्सिमम टाइम्स हम लोग ये बात कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्लियर है। और जब चार्ज एट ऑसिलेटिंग कंडीशन आएगा, ऑसिलेटिंग कंडीशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ टाइप ऑफ वेव which can travel in vacuum also, and the best example of electromagnetic wave is light, okay. As you all know, light travels through vacuum, ठीक है। सन लाइट एक्सर्ट करता है, वो निकालता है, प्रोड्यूस करता है बेसिकली लाइट, और वो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में अर्थ तक पहुंच जाती है अराउंड 8 मिनट्स में, क्लियर है। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है इसलिए, ठीक है। लेकिन लाइट के बारे में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोर्शन हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, किस चैप्टर में? वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में, या फिर डुअल नेचर चैप्टर में। तो वहाँ पे हम लोग लाइट के बारे में रिसर्च करेंगे कि लाइट कैसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। पर अभी के लिए डिस्टर्ब नहीं होना, अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हमारे पास में 3 कंडीशंस आ गई हैं। अभी तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्लियर है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्योंकि आप बोल रहे हो चार्ज एट रेस्ट, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर रेस्ट में होगा तो क्या होगा, मोशन में होगा तो क्या होगा, और ऑसिलेटिंग होगा तो क्या होगा। तो ये 3 चीज़ें जल्दी से नोट डाउन कर लो कि अगर चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो ऐसा है, और बाकी चीज़ें, क्लियर है। चलो अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज इन दिस यूनिवर्स। One is basically पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज बेसिकली नेगेटिव चार्ज। ये आपको पता है अच्छे से। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, चार्ज बेसिकली कैसे अक्वायर होता है। चार्ज अक्वायर होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर कोई मैटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, रिमूव हो जाते हैं उससे इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अगर कोई मैटर इलेक्ट्रॉन्स को पोजेस कर लेता है बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, कैसे भी, अभी मैं उस बारे में जज नहीं कर रहा हूँ कि कैसे उसका इलेक्ट्रॉन्स पोजेस हुए, ठीक है, अभी बात करेंगे इस बारे में आगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, ओके। देयर आर 3 मेथड्स बाय विच अ बॉडी इज चार्ज, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, वो अभी बात करते हैं। पर
सारे ही प्रोसेस में बेसिकली एक ही कहानी है कि या तो आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हो और या तो आप इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हो। तो देखो यार, याद करने के लिए, समझने के लिए एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? पाप और पुण्य। क्लियर है? अब ये पाप और पुण्य क्या होता है? देखो यार, पता है पाप और पुण्य क्या होता है। अगर कोई मैटर है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया। अब सोचो, आदमी जब डोनेट करता है तो क्या बोलता है? हाँ, पुण्य मिल गया, यू नो। तो जब भी कोई मैटर डोनेट करता है चार्ज को, तो इलेक्ट्रॉन्स को, तो बेसिकली वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पर अगर कोई मैटर एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो लेने वाला क्या हुआ? लेने वाले को पाप लग गया। ओके, सीरियस मत लेना इस चीज़ को, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी कोई लेता है, मान लेते हैं, तो वो पापी बन जाता है। पापी बन जाता है मतलब वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना। और वापस आते हैं, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज नेगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है। और एक और प्रिंसिपल है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपल, लाइक मतलब सेम टाइप के चार्जेस रिपल करते हैं आपस में, और अनलाइक टाइप के चार्जेस अट्रैक्शन करते हैं। किस तरह से? देखो एग्जांपल, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये किस टाइप के हुए? अनलाइक हुए या लाइक हुए? ये तो लाइक हो गए, सेम टाइप के हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग रिपल्शन शो करेंगे। ओके, अब देखो, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो गए? लाइक चार्जेस हो गए, तो ये क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे। ओके, पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, तो इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर है बेसिकली अट्रैक्टिंग, एंड दीज टू चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? ये सब तो चीज़ें बहुत बेसिक है, आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्लियर है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो ये सब चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। एम आई क्लियर? होप सो। ठीक है, अब नेक्स्ट आप एक पॉइंट लिख भी सकते हो कि अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय रिमूवल और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो हमने ये तो जान लिया कि बेसिकली होता क्या है ये चार्ज। तो हाँ, ठीक है, अब कैलकुलेट तो करेंगे, पर बेसिकली लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, तो ध्यान से सुनिए, चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज क्यू से, कैपिटल से भी और स्मॉल से भी। किसी किसी बुक्स में कैपिटल से है और किसी किसी बुक्स में स्मॉल में है। क्लियर है? अब हमको निकालना है एसआई यूनिट। यूनिट कैसे देखते हैं? हमेशा यूनिट देखते हैं फॉर्मूले से। सिर्फ इसके लिए नहीं, आगे के लिए भी ध्यान रखना, कभी भी आपको यूनिट्स निकालनी हो तो अप्रोच द फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको यूनिट्स मिल जाएंगी। क्लियर है? अब देखो, चार्ज के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा क्लास 10th में, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज चार्ज, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्लियर है? तो अगर मुझे चार्ज का निकालना है, तो आई कैन से Q इज इक्वल टू आई टी होता है बेसिकली। ओके, Q इज द चार्ज, I इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड T इज द टाइम। ओके, अब देखो, ये करंट का क्या यूनिट होता है? इसका होता है एम्पियर। ओके, और टाइम का क्या होता है? इसका होता है सेकेंड। तो इसका मतलब चार्ज का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, पर इस एम्पियर सेकेंड कंबाइंड के लिए हमारे पास में एक और नाम आता है, दैट इज कॉल्ड एज कूलम्ब। क्लियर है? कूलम्ब। ठीक है, और यहां से हम देख सकते हैं कि 1 1 1
दैट मीन्स 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर है? ये है आपका 1 कूलम का मतलब कूलम मतलब एम्पियर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, अब किसी स्कूल में क्या होता है, पूछ लेते हैं कि डिफाइन 1 कूलम। ध्यान से देखिए, डिफाइन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, डिफाइन 1 कूलम चार्ज। अब ये 1 वाला मैटर है तो मैं यहीं अप्रोच करूंगा। क्लियर है? अब ये क्या है सर, कूलम। अच्छा, पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मान लीजिए ये एक वायर है, ओके, ये वायर है विद सम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, जब इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो आप सबको पता है कि बेसिकली करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन मतलब याद करो चार्ज, तो यही चार्ज फ्लो कर रहा है बेसिकली। अब इस सिचुएशन में अगर आप करंट से लिंक कर रहे हो तो करंट में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, चार्ज मूव करता है। ठीक है, बैटरी उस पर फोर्स लगाता है, बैटरी बोलता है कि जाओ जाओ इलेक्ट्रॉन, रेगुलर रेट में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है सर्किट में। इसी की वजह से एक करंट सेटअप हो रहा है सर्किट में। क्लियर है? तो इसका मतलब सर इस पोर्शन में क्या हो रहा है, इस वायर में या इस मेटल के पीस में क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। और हमको क्या डिफाइन करना है, हमको डिफाइन करना है 1 कूलम चार्ज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इन 1 सेकेंड, समझ लो रिलेशन, देखना ध्यान से। when 1 ampere current is flowing in the circuit in 1 second, then the amount of charge transfer is 1 coulomb. Got it? इस सर्किट में जब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर चार्ज फ्लो कर, एक सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होता है, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन द सर्किट इज बेसिकली 1 कूलम्ब। क्लियर है? तो ये आपकी कहानी है 1 कूलम्ब चार्ज की। तो अगर आपसे कोई पूछ ले 1 कूलम्ब चार्ज, तो यू कैन इजीली डिफाइन इट बाय द करंट। ओके, अब ध्यान से सुनिए। तो ये है बेसिकली आपका क्या, दिस इज योर एसआई यूनिट। आपका एसआई यूनिट है क्या, कूलम्ब। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं इसके सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट इज बेसिकली स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब, अच्छा, कूलम्ब को सी भी लिखते हैं और कहीं कहीं किसी बुक्स में सीबी भी लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया सीजीएस यूनिट, स्टेट कूलम्ब। और एज यू ऑल नो, सीजीएस हमेशा थोड़ा सा छोटा ही होता है। तो द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस इन दिस केस इज 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁹ स्टैट कूलम्ब। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब और स्टैट कूलम्ब। क्लियर है? तो ये आपका हो गया एसआई यूनिट कूलम्ब, ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम्ब। ओके, अच्छा, अब कुछ और भी यूनिट्स आते हैं इसके। ठीक है, तो अब आता है इसका कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट, तो कमर्शियल यूनिट बेसिकली होता है एम्पियर आर। ठीक है, एम्पियर आर। आप सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, तो ये सब उसमें ही मेजर होता है। भाई घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसका मतलब घर में चार्ज भी आ रहा है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा हो और अगर नहीं भरोसा हो तो सॉकेट के अंदर उंगली डाल लेना, पता चल जाएगा कि आ रहा है। क्लियर है? चार्ज आ रहा है तभी करंट, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वरना करंट आता ही नहीं और आपके घर में कोई भी चीज़ जल ही ना पाती। क्लियर है? तो जब करंट आ रहा है तो आपका मीटर जो घर पे लगा होगा जिसमें रीडिंग आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें क्या, किसके हिसाब से रीडिंग आती है? उसमें आती है रीडिंग करंट के हिसाब से, कि इट इज़ बेसिकली मेजरिंग द करंट।
ठीक है, लेकिन करंट आ रहा है मतलब चार्ज आ रहा है। तो जो भी कैलकुलेशन चार्ज के पर्पस में है दैट लाइज बेसिकली कमर्शियल, दो होता है बेसिकली कमर्शियल यूनिट, और उसका जो यूनिट होता है वो दैट इज बेसिकली एम्पियर आर। क्लियर है, एम्पियर आर मतलब कि एम्पियर चार्ज के लिए और आर टाइम के लिए। क्लियर है, एंड क्लियरली 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं सर? 3600। 1 आवर मीन्स मिनट सेकेंड्स, तो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स के हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स, तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स कितने हो गए? 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600। ओके, तो आई कैन से 1 एम्पियर आर इज इक्वल टू 3600 कूलम। क्लियर है, 3600 कूलम ये होता है आपका कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो 3 यूनिट्स आपके सामने मेंशन्ड है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, इतने बहुत है। 3 यूनिट्स बेसिकली आपके सामने आ गए हैं कि दीज आर द बेसिक यूनिट्स। ओके, सीजीएस हो गया, एसआई हो गया एंड कमर्शियल हो गया। क्लियर है, चलो अब लेट अस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पोर्शन। अच्छा ठीक है, हमने ये जान लिया चार्ज क्या होता है, हमने ये जान लिया उसको मेजर कैसे करते हैं करंट के फॉर्म में, Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से। क्लियर है, फिर हमने उसकी यूनिट जान ली। क्लियर है, अब अब क्या डिस्कस करते हैं कि सर ये बॉडी चार्जिंग कैसे होती है, किस तरह एक बॉडी चार्ज होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, हेडिंग का नाम है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, किस तरह एक बॉडी चार्ज होती है। तो नंबर 1 इज कंडक्शन। कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन मीन्स होता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, या डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, लेट अस सपोज एक बॉडी है। क्लियर है, इस पे मान लेते हैं Q1 चार्ज है। ठीक है, और कोई सेकेंड बॉडी है, इस पर मान लेते हैं Q2 चार्ज है। ठीक है, ये बॉडी इंडिपेंडेंट है, इस पर Q1 चार्ज है, और ये बॉडी इंडिपेंडेंट है, इस पर बेसिकली Q2 चार्ज है। ठीक है, तो ये लोग अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं अपने अपने चार्जेस के साथ में। पर क्या होगा जब इनके बीच में मैं एक सर्किट इस्टेब्लिश कर दूंगा। सर्किट इस्टेब्लिश कर दिया। क्लियर है, अभी क्या है, स्विच ऑफ है, अभी तो स्विच ऑफ है, कनेक्शन थोड़ी ना हुआ। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या होगा। जब भी दो बॉडीज आपस में टच होंगी तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर है, इंग्लिश में बात करें तो व्हेनेवर टू बॉडीज आर टच्ड विद ईच अदर देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। वो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर है, हो सकता है जब मैं इसको ज्वाइन करूं, देखो यार सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ठीक है, कि किस बॉडी से किस बॉडी में चार्ज फ्लो करेगा। पर अभी हम लोग ऐसा ही मान लेते हैं, कि शायद जब स्विच क्लोज होगा और इन दोनों बॉडीज के बीच में एक डायरेक्ट कांटेक्ट बन जाएगा, तो हो सकता है कुछ चार्ज इससे इस बॉडी में फ्लो करे, और हो सकता है कुछ चार्ज इससे इस बॉडी में फ्लो करे। क्लियर है, और कब तक ये चार्ज फ्लो करेगा, until the potential of both the bodies is same। क्लियर है, ठीक है, समझ गए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोलता है कि whenever two bodies are touched with each other, whenever two bodies are touched with each other, then redistribution of charge takes place। Redistribution of charge takes place and charge flows until the potential of bodies is same। क्लियर है, चलो ये बात तो हो गई कंडक्शन की। ठीक है, कि हाँ कुछ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा, तो कंडक्शन के लिए मैं आपको बात बताता हूँ। दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना,
बिकॉज इस टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट इज टोटल चार्ज इन द बॉडीज remains conserved. टोटल चार्ज इन द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब कि चार्ज कहीं लॉस नहीं होने वाला है। क्लियर है? किस तरह से बता सकते हैं इसको, देखो ध्यान से। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है Q1, ओके, मान लेते हैं कोई बॉडी है Q2, ये इनिशियल है। अभी इसके बॉडी के पास चार्ज Q1 था और बाद में कितना हो गया, Q2 हो गया। पर ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल स्टेज कुछ ऐसा आ जाए कि इसके अंदर 0 चार्ज है और इसके अंदर Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, वेयर कैपिटल Q मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि चार्ज कहीं भी लॉस नहीं होने वाला है। क्लियर है? चार्ज कहीं लॉस नहीं होगा। टोटल चार्ज इन द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ड्यूरिंग अ कंडक्शन चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज कहीं एयर में लॉस नहीं हो रहा है, चार्ज किसी भी तरीके से हीटिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो बस टच किए गए हैं आपस में दो बॉडीज, ताकि दो बॉडीज के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता रहे। कब तक होता रहे? जब तक बॉडी का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, टोटल चार्ज इन द बॉडीज रिमेन्स कंजर्व्ड। क्लियर है? इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं रब करने वाला हूं। अब नंबर सेकेंड पॉइंट, second point regarding the charging is basically the charge distribution, depends upon the capacities of body. Charge distribution depends upon capacities on body or radius. कब radius? If the body is spherical. If the body is spherical. ओके, देखो यार कितना चार्ज किस बॉडी से फ्लो करेगा किस बॉडी में, ठीक है, क्योंकि यार देखो ये तो बॉडीज़ के ऊपर है कि उनका डिमेंशंस कैसा है और उनके अंदर चार्जेस कितने हैं। तो ये सब बातें तो बॉडी पर ही डिपेंड करेगी। पर अगर हम जनरली बात करें कि कैसे होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो बॉडीज़ की कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, बॉडी की कैपेसिटीज़ मतलब बॉडी का कैपेसिटेंस, वो बात बाद में करेंगे, अभी नहीं। पर आपके सामने अगर इसके साथ कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो आएगा स्फेरिकल बॉडीज़ का ही न्यूमेरिकल आएगा। क्लियर है? तो चलो एग्जांपल देखते हैं किस तरह की स्फेरिकल बॉडीज़। मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है Q1 चार्ज, ओके, और ये कोई बॉडी है Q2 चार्ज। क्लियर है? चलो, अब क्या है कि इसका कुछ रेडियस होगा R1 और इसका कुछ रेडियस होगा R2, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दैट द शेप ऑफ द बॉडी इज स्फेरिकल बॉडीज हैं, तो इनका पक्का कुछ ना कुछ रेडियस होगा ही। क्लियर? अब क्या होगा जब इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, तो ध्यान से देखिए, रेडियस के रेशियोज में ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है? तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बात तो एक वेरिएबल ले लो कैपिटल Q। आपके पास चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी क्या था, स्मॉल Q1, चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी क्या था, स्मॉल Q2। अब एक आप ले लो कि कैपिटल Q इज बेसिकली Q1 प्लस Q2। क्लियर है? अब ये कैपिटल Q है क्या? कैपिटल Q इज बेसिकली द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्यों ला रहे हैं? बिकॉज टोटल चार्ज ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा रेडियस के रेशियोज में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब कुछ नहीं करना। अब रेशियो प्रपोर्शन में जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी कैसे आएगा, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट बॉडी का रेडियस कितना है, r1 रेडियस है, तो r1 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू कैपिटल Q। समझ गए बात को कि चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी कैसे होगा, r1 बाय r1 प्लस r2 इंटू कैपिटल Q। और इसी तरीके से चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी जो होगा वो कैसा होगा, r2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू कैपिटल Q। एम आई क्लियर? समझे बात को? किस तरह, कुछ किया थोड़ी ना मैंने तो खाली रेडियस की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल चार्ज को। क्लियर है? आप सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करते। अगर मैं आपसे बोल देता कि 100 को 2:5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, समझ रहे हो, 100 को 2:5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आप क्या करते, यही सेम टू सेम मेथड फॉलो करते। क्लियर कि 2/7 इंटू 100, ठीक है, एंड 5/7 इंटू 100 बेसिकली। तो वही मैंने किया है, रेडियस के रेशियोज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर है? चलो इसमें और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसका। देखिए, मान लेते हैं कि ये बॉडी क्या है, इस बॉडी के पास चार्ज है 20 कूलम चार्ज है। क्लियर? 20 कूलम चार्ज है। और ये जो दूसरी बॉडी है इसके पास में कितना चार्ज है, 40 कूलम चार्ज है। क्लियर? इसका जो रेडियस है दैट इज बेसिकली 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और साथ में एक स्विच अटैच है जिसको अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, चलो स्विच क्लोज कर दिया। अब जब स्विच क्लोज कर दिया तो पक्का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा, कंफर्म होगा। क्लियर है? पर हम लोग ये मेथड फॉलो करके आराम से निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज इन द बॉडीज। ठीक है, ये देखो, अब अगर Q1 चार्ज आप ले रहे हो, ठीक है, तो फॉलो करो फॉर्मूला, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू कैपिटल Q। तो पहले नंबरिंग कर, मतलब नेमिंग कर लो। ये क्या है, ये मेरा Q1 है, ये क्या है, ये मेरा R1 है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा Q2 है, ये क्या है, ये मेरा R2 है। तो चलो वैल्यूज डालते हैं। फर्स्ट बॉडी पे चार्ज कितना होगा, फर्स्ट बॉडी पे जो चार्ज होगा वो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू कैपिटल Q। ठीक है, अब देखो कितना रेडियस है, 2, तो 2 अपॉन में R1 प्लस R2 बेसिकली 2 प्लस 3 है ना, तो 2 प्लस 3 इंटू कैपिटल Q। नाउ कैपिटल Q क्या होता है, कैपिटल Q इज बेसिकली द टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज क्या है, कैपिटल Q यहाँ पे कितना है, 20 कूलम प्लस 40 कूलम, दैट इज बेसिकली 60 कूलम। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 3 इंटू 60। क्लियर? तो दैट विल बी 2/5 इंटू 60। क्लियर है? अब यहाँ से 12 2 जा 24 कूलम। इसका मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो फाइनल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद में बॉडी के पास में जो चार्ज रिमेनिंग जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 24 कूलम। ओके, अब सेकेंड बॉडी देख लो। सेकेंड बॉडी में क्या रहेगा, मैं सीधे वैल्यूज डालता हूँ। ठीक है, R2, अब क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। तो R2 कितना है, 3 अपॉन में टोटल चार्ज R1 प्लस R2 5 इंटू कैपिटल Q मीन्स 60। क्लियर? तो लगा दो फॉर्मूला, कितना आ गया, 36 कूलम चार्ज। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो इस बॉडी के पास में कितना चार्ज आएगा फाइनली, 24 कूलम, और इसके पास में 36 कूलम। और आप देख सकते हो सीधे सीधे कि 24 कूलम प्लस 36 कूलम इज इक्वल टू 60 कूलम। क्लियर है?
तो ये था आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे कि जो दो अदर मेथड्स होते हैं चार्जिंग के, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थैंक यू।